कि अनुराग भदौरिया है कौन, तो आता है कि करोड़ों रुपए के मालिक हैं। लोगों के लिए लगता है फार्म हाउस बहुत महंगा है, बड़ी जमीन है। अरे भैया, बाप दादाओं की गांव की जमीन है। जो रईस होते हैं उनको चलाने वाले भी तो चाहिए होते हैं ना, तो चलाएगा कौन भाई? रईस तो कभी आएगा, महीने में 2-4 बार चलाने आएगा। तो हम जैसे लोग हैं ना, वो चलाने के लिए जो ट्रेंड हैं, तो घोड़े चलाते हैं ना, चला के तैयार करके रखते हैं। सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल किया जाता है कि अनुराग भदौरिया ओवर एक्टिंग करते हैं। अब मुझे गाना आता है तो करूंगा ना, घोड़ा चलाना आता है तो चलाऊंगा ना, अगर खेत काटना आता है तो काटूंगा ना, अगर मुझे राजनीति आती तो आती है ना। अब इसके लिए करूं तो करूं क्या? आप ट्रोल क्यों करो मुझे ट्रोल। टी शर्ट में है तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी भी फिटी होगी मेरी, 6 पैक है ऑलरेडी। दिन 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 कर रही कमाई में नहीं तो खेते की सारे घूमे सारा दिन। का होई राजा का होई, ई मुटका मुगरवा का होई। डाले भी तो क्या डाले, वो सारा दिन बकरी चराना, गाय भैंस चराना, खेत में जाके काम करना। आ रहा हिले बलिया हिले, पूरा यूपी हिलला रे भैया, चले जब सकीलिया। तो हमसे आप कह रहे हो कनाडा में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार की जिम्मेदारी है ना कनाडा में जो हिंदू उनको बचाए। नेता को अपनी जिंदगी में जानते हैं, सुन लीजिए, उनका नाम है श्री अखिलेश यादव। ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, ये ठंड में डिस्काउंटेड चीज चल रही है। तो कल ही है ये हाफ टी शर्ट, अभी सब तो यही एक ही टी शर्ट है आपके पास? टी शर्ट तो एक ही है, कुर्ते मेरे पास 4 हैं। अगर मान लो बैठ के चाय भी दोनों नेता पी लेंगे, ब्रेकिंग में देखिए चाय पी लेकिन समोसा नहीं खाया। कमाल की बात है, ये 2 नेता मिले, आपस में कोई बातचीत नहीं हुई, चाय पी के चले गए। अगर समोसा खा लेंगे, समोसा खाया लेकिन वहाँ नमकीन नहीं थी। क्या वजह है कि वहाँ नमकीन नहीं थी? नमकीन नहीं थी तो मीठा क्यों नहीं आया? क्या आपस में मिठास नहीं है? वहाँ रसगुल्ला देखने को नहीं मिला? रसगुल्ला नहीं है, नमकीन है। इसके मतलब इन दोनों में कुछ नमकीन, मतलब कुछ कड़वाहट चल रही है। रसगुल्ला क्यों नहीं था बताइए? अब ब्रेकिंग न्यूज में रसगुल्ला चल रहा है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इस तरह की बातें, तो मुझे तो बहुत आनंद आया और बहुत अच्छा लगा। और ये वाकई शो अच्छा है। इस तरह की बतकही अगर और 2-4 लोग करीब आके बैठ के करते तो बतकही और मजा आता। हरा एक रंग है, लेकिन इसका एक प्रभाव है। ये आपको पेड़ में नजर आता है, ये आपको हरियाली में नजर आता है, भारत के तिरंगे में भी नजर आता है। और अगर मैं इसको थोड़ी सी लाइनों में बदलूं तो हरा जो देखन मैं चला, हरा जो मिलिया कोय, हरी टी शर्ट डाल के अनुराग भदौरिया होए। तो ये एक पहचान है उस नेता की जिसकी पार्टी में भी हरा रंग है, और नाम है उनका अनुराग भदौरिया, जो बिल्कुल हरे मिजाज के हैं। क्योंकि आप इनको टीवी पर देखते हैं तो एक अलग मिजाज दिखता है, और सोशल मीडिया पर देखते हैं तो बिल्कुल अलग मिजाज दिखता है। तो आज बतकही में हम बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। धन्यवाद। तो पहला सवाल जो सब जानना चाहते हैं, हरे रंग का राज क्या है? आज वैसे आप टी शर्ट डाल कर आए हैं, अक्सर कुर्ते में नजर आते हैं। मैंने सोचा कि कुछ नया हो जाए। कलर तो हरा है, कभी कुर्ता पहनता ही हूँ तो आज टी शर्ट भी पहन लूँ, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपका मन हरा भरा होना चाहिए। और जो लोग हरियाली को पसंद करते हैं, चाहे वो घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, गमले लगाते हैं, या वो अपने बाग बगीचे में हरा पेड़, जनरली हरे भरे होते हैं, घास हरी देखना चाहते हैं। सुबह उठ के आप अपने मन को भी तो हरा भरा रखना चाहते हैं ना। तो अगर सुबह उठ के आपको अगर हम देखने को मिल जाएं और हरे में मिल जाएं तो आपको अच्छा लगेगा ही ना। क्योंकि सब हरा भरा चाहते हैं, ज़िंदगी में इतना तनावपूर्ण ज़िंदगी है सबकी, और सभी चाहते हैं कि ज़िंदगी कम से कम हरी भरी रहे और आँखों में हरियाली छाई रहे। नहीं, कभी हरा छोड़ के और कुछ भी पहन लेते हैं? जब आपके मन, आप सुबह से लेकर शाम तक कोई भी कलर पहनिए, लेकिन मन तो आपको यही कहता है ना कि हमारा घर हरा भरा रहे, हमारे अगल बगल में सब हरियाली रहे। तो चाहते तो आप हरियाली है ना। एंड ऑफ द डे क्या चाहते हैं? हरियाली। तो जब हरियाली आप चाहते हो तो मैं हूँ ना हरा भरा। तो मैं उसी को, वातावरण को देखते हुए, जिस तरह का जो आप पॉल्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा है, तो उस पॉल्यूशन से भी तो आप अगर हरा देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा ना। आजकल तो हरा खोजना पड़ता, आंखें फाड़ के देखना पड़ता है, इतना पॉल्यूशन है कि बीच में कुछ हरा पेड़ दिखाई दे जाए। अगर उस बीच में अगर हम ही हरा दिख जाए तो कुछ तो शांति मिलेगी। आपकी पार्टी का जो रंग है, प्रोमिनेंट तो लाल है, लेकिन उसमें एक हरे रंग की पट्टी भी है। लेकिन इस लाल पार्टी से आप कैसे जुड़े, और क्यों समाजवादी पार्टी ही क्यों अनुराग भदौरिया को? भाई जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए, आपने देखा होगा, अगर आप देश के संविधान को देखेंगे तो उसमें पहले ही लिखा हुआ है हम भारत के लोग।
उसके बाद आप उसमें देखेंगे तो दूसरी शब्द आता है, वो आता है समाजवादी। उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष, फिर आता है लोकतांत्रिक और सामाजिक। आप बताइए, इसमें समाजवादी भी आ गया और हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, जो वहाँ हम जिसको कहते हैं पंथ निरपेक्ष भी हो गए, और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। तो समाजवादी पार्टी इसी तरह की पार्टी है जो समाज में विकास की राजनीति करती है और समाज में लोगों को जोड़ने की बात करती है। हम कभी नफरत को बढ़ावा नहीं देते। हम कहते हैं हम भारत के लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो भारतीय है, उसका एक ही धर्म होना चाहिए, भारतीय। और नहीं, जुड़े कैसे आप पार्टी से? मतलब तो आपने वही शुरुआत कैसे की? जी। विचारधारा मुझे पसंद थी। और पार्टी के जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनको मैं बहुत, चूँकि हम लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं, तो अगल बगल के रहने वाले हैं इटावा में, तो वो चूँकि उनसे मैं हमेशा प्रभावित रहता था, क्योंकि हम लोग के जो ग्रामीण इलाके में, चूँकि वो भी गाँव में ही रहते थे, तो फुटबॉल भी बहुत अच्छी खेलते थे, क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते थे। तो गांव में क्या होता है, जब शुरुआत में जब आपको अपनी हम उम्र के लोग ऐसे मिल जाएं ना, जो समाज में बहुत एक्टिव होते हैं, वो जो स्पोर्टी होते हैं, उनसे प्रभावित आप बहुत होते हो। अच्छा, बहुत सोशल हुआ करते थे, हर एक की मदद करने के लिए तैयार, जो भी कोई पहुंच जाए मदद के लिए तैयार। तो जो आपको लगता है कि आपके बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो स्पोर्टी भी है, सोशल भी है, हर एक के लिए मदद के लिए तैयार है। उस समय हम लोग तो सभी ग्रामीण गांव में रहने वाले लोग, और उनके साथ बैठ के कुछ कभी कभी शहर का भी ज्ञान मिल जाता था। तो वो प्रभावित उसी से हुए सब लोग, खासकर मैं हुआ, और वहीं से समाजवादी पार्टी को हमने विचारधारा और समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। आप समाजवादी पार्टी की और समाजवादी विचारधारा की आप बात करते हैं, लेकिन और सोशल मीडिया पर भी आप बहुत सारे एक्शन करते नज़र आते हैं। किसी दिन आप अपने ही खेत में सो जाते हैं और लिखते हैं कि देखिए अब काम करके थक के सो गया हूँ। ये सब एक विषय, लेकिन एक बड़ी बात है कि जब आप सर्च कीजिए कभी गूगल पे कि अनुराग भदौरिया है कौन, तो आता है कि करोड़ों रुपए के मालिक हैं, बहुत अमीर आदमी हैं। कितना पैसा अनुराग भदौरिया के पास, कितने करोड़ के मालिक? ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और भगवान आपके मुंह में घी शक्कर। दरअसल में होता क्या है, आजकल आपकी खेती होती है, ऐसा कोई नहीं है जो गांव का रहने वाला होगा उसके पास 15-20 बीघे खेती होगी, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। और हम लोग चूँकि गांव में पैदा हुए, गांव में बड़े हुए, और जो दादाजी की जो खेती है, जो फादर ने की खेती है, उस खेती को एंजॉय करते हैं। तो आजकल लोग उस खेत को पता है क्या कहते हैं? फार्म हाउस। पहले फार्म हाउस हम लोग जानते नहीं थे, हम लोग खेत जानते थे, और पता था कि उसमें हल लेके जाते थे। हल की जगह थोड़ा ट्रैक्टर आ गया है, बैल की जगह थोड़ा नई मशीनें आ गई हैं, लेकिन खेत तो वही है ना। तो आजकल उस खेत पे जब काम करो, पहले जब काम करते थे तो कोई नहीं पूछता था, क्योंकि तब इतना सोशल मीडिया नहीं था। तो हम लोग कहीं डाले भी तो क्या डाले, सारा दिन बकरी चराना, गाय भैंस चराना, खेत में जाके काम करना, खेत बोना, फिर पहले जुताई करना, फिर उसको समतल करना, फिर उसमें बोना, फिर उसकी जब फसल होती थी रात रात भर उसकी रखवाली करना। अगर आप कभी पूस की रात, एक किताब है, अगर पढ़ें पूस की रात प्रेमचंद जी की, तो जब पूस की रात हमें पढ़ने को मिली तो लगता था ये हमारे ऊपर ही है। हम लोग ठंड में कैसे कंबल लेके अपने दादाजी के साथ खेत के खलिहान में लेटे रहते थे, और नींद आती रहती थी तो लगता था कोई जानवर खेत की तरफ आया है, तो हिम्मत नहीं पड़ती थी उठ के जाने की। लेकिन उस समय भी हम लोग हुर्र हुर्र करके जाया करते थे, लेकिन वो उस समय हमारी जीविका थी, ये हमारी ज़रूरत थी। आज भी हमारी ज़रूरत वही होती है, लेकिन अब उसका नाम ऐसा दे दिया गया है फार्म हाउस। क्योंकि जो शहर के लोग हैं उनके लिए खेत नया होता है, उनके लिए खेत का मतलब होता है फार्म हाउस। वो शौक़ से अपने बच्चों को ले जाके दिखाते हैं, देखिए बेटा ये गेहूँ ऐसे लगता है, बेटा देखिए सरसों ऐसे पैदा होती है, बेटा देखिए चना ऐसे लगता है। तो अपने बेटे को चना सरसों दिखाने ले जाते हैं। हम लोग तो वो बचपन से बोते काटते आ रहे हैं। तो आपने अगर, मैं सोशल मीडिया पे उसको काटते हुए आपने अगर मेरे वीडियो भी देखेंगे तो बाकायदा मैं करता हुआ दिखाई पड़ता हूँ। ऐसा नहीं कि उसमें ट्रैक्टर चलाता हुआ, आलू बोता हुआ, या वहाँ पे हम अपने धान काटते हुए, तो बाकायदा काटते हुए। यहाँ तो अभी हंसिया पकड़ा देंगे तो हंसिया पकड़ना नहीं आएगा, काटने की तो बात छोड़ो। मैंने वो चलाने के लिए 10 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो भी कहो हाथ काट लें। तो हम लोग के ज़िंदगी भर ऐसा होता रहा है, तो हमारे लिए ये नेचुरल है। लोगों के लिए लगता है ये फार्म हाउस बहुत महंगा है, बड़ी ज़मीन है। अरे भैया, बाप दादाओं की गाँव की ज़मीन है,
उस ज़मीन पे हम लोग अपनी खेती करते हैं। तो वो ठीक है, अब वो ज़मीन की वैल्यू हो सकती है, क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो है कि मेरी रोज हमारा अनाज वहाँ से मिलता है, बाप दादाओं की है, तो अभी भी है। नाम आप दे दो उसको फार्म हाउस, तो हमारा कोई फार्म हाउस नहीं है, खेत है बाकायदा। आपने देखा होगा तो खेती दिखाई पड़ेगा। अब जब आपने फार्म हाउस की बात की, आपने खेती की बात की, एक तस्वीर और है जिसकी चर्चा होती है कि ऐसा किसान जो पोलो भी खेलता है। हाँ, तो देखिए हमारे दादाजी के पास घोड़ा था। चूँकि हम लोग जिस आते हैं जिस तरह से, क्योंकि दादा परदादा घोड़ा रखते थे उनके पास, तब तब घोड़े का ही चलन था, तो वो घोड़े पे ही चलते थे। तो हमें याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो अपने घोड़े पे वो जाते थे, तो एक शौक़ लगता था कि कभी शौक़ हमें भी घोड़ा पे चढ़ने को मिले, तो दादाजी हम लोग को कभी कभी बैठा देते थे। फिर जैसे जैसे बड़े हुए, बचपन में घोड़ा था, थोड़े बड़े हुए तो घर से घोड़े गायब हो गए, वो हमारा जो बैठका था वो भी गायब हो गया। तो पता चला कि वो सब चीज़ें क्योंकि समय के हिसाब से दादाजी वगैरह ने अपने आप को शहर की तरफ नहीं गए, तो वो सब बिकने लग गया धीरे धीरे। वो चीज़ें जो ज़मीन ज़्यादा हुआ करती थी धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि हम लोग को पढ़ने के लिए या घर में भाई बहन होते थे, सबको बाहर पढ़ाना है, तो वो उनको बेच के पढ़ाने लगे, तो घोड़े भी नहीं रहे। तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि हमने हॉर्स राइडिंग, तो मैंने तब राइडिंग क्या बोलते थे, घोड़ा चलाना बोलते थे, अब तो नए नए शब्द हम लोग इस्तेमाल करने लगे। तो जब हम बड़े हुए तो हमने सोचा कि अब ये कम से कम घोड़े पे तो हम अपना जो बाप दादा चला करते थे उस पर हम भी तो चल लें। मैंने बचपन में सीखा था। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हमने अपने पापा से कहा कि घोड़े की कोई व्यवस्था की जाए। तो सबसे पहला घोड़ा सेकेंड हैंड किसी के पास जाओ तो प्यार मोहब्बत में लोग आपको गिफ्ट कर ही देते हैं कि भाई चलाता है तो इसको दे दो। भाई क्या होता है ना, जिनके पास घोड़े होते हैं उन्हें उनको जो रईस होते हैं उनको चलाने वाले भी तो चाहिए होते हैं ना, तो चलाएगा कौन भाई? रईस तो कभी आएगा महीने में 2-4 बार चलाने आएगा। तो हम जैसे लोग हैं ना वो चलाने के लिए जो ट्रेंड हैं, तो घोड़े चलाते हैं ना, चला के तैयार करके रखते हैं, तो लोगों को लगता है घोड़े बाकायदा हम लोग चलाते हैं तो ठीक है, जब चलाएंगे तो घोड़ा मिल भी जाता है भाई। जब फिर धीरे धीरे आप उसको खेलने लगते हो, फिर पोलो खेलने लगते हो। जब आप खेलने लगते हो, आपने देखा होगा, आप जाइए किसी भी गेम में जाइए, टेनिस जो जहाँ हो रहा हो, जहाँ गोल्फ हो रहा हो या जहाँ पोलो हो रहा हो, असली प्लेयर तो वो होता है जो घोड़े को ट्रेंड करता है, जो सैलरी पे होता है, उसको ज़्यादा उसको मालूम होता है, लेकिन उसकी बात कोई करता कहाँ है। तो मैंने तो ऐसे ही सीखा है। जब मैं वो सीख गया तो खेलने लगा। जब खेलने लगा तो आप जैसे लोग कहने लगे पोलो गाँव बहुत महंगा खेल है इतना। अरे तो क्रिकेट खेल जैसा नहीं है कि आपने एक गेंद पकड़ी और खेल ली। अरे तो मैंने कहा ना, वही आपको बताया तो भाई, ट्रेंड करते कि तो दूसरों मतलब आपका अपना घोड़ा नहीं है? नहीं, अपना घोड़ा अब तो बड़ी मुश्किल से। फिर हमारे पास भी कुछ एक भाई होता है ना, जब आप इतने दिन से खेल रहे हो तो फिर आप खेलने लगते हो ना, जब खेलने लगते हो तो आपको मिल जाता है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम वो हमने बड़े अस्तबल बना रखे हैं और बड़ा राजा हैं। राजा नहीं है भैया, खुद ही उसको दौड़ाते हैं, खुद ही खिलाते हैं और खुद ही उस पर खेलते हैं, जिससे 2 पैसे मिल जाते हैं तो उसको खिला लेते हैं, बस इतनी सी बात है। इस पे एक आखिरी और सवाल ले लूँगा, जो ये आपका ये शख्सियत का ये पहलू है जो सोशल मीडिया पर दिखता है। कई बार ये आरोप लगता है, सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल किया जाता है कि अनुराग भदौरिया ओवर एक्टिंग करते हैं। वो इसलिए लोगों को, मैंने क्या बोला आपको, एक कहते हैं ना समाज में लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको कुछ भी कहना है भैया। हरा पहनोगे तो उस पर कुछ कहेंगे, अगर आप कुछ घोड़े दौड़ाओगे तो उस पर कहेंगे, खेत पे अगर काम करोगे तो उस पर बोलेंगे, अगर आप डिबेट में या पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ रहे तो उस पर कुछ बोलेंगे। अब तो उनका काम है बोलना, तो अच्छी बात है ना, कम से कम उनको एक गांव का लड़का जो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है उसके बारे में बोलते तो हैं। कहते हैं ना, यू लाइक मी और यू डिसलाइक मी बट यू कांट इग्नोर मी। तो आप अनुराग भदौरिया को इग्नोर तो नहीं कर पा रहे हो ना। तो कम से कम जो आदमी गांव से निकल के आया उसके अंदर भूख थी ना। आज ऐसा हमारे अंदर भूख थी। हम तो यहाँ पे गुल्ली डंडा खेलते थे गांव में, और पिट्ठू खेलते थे, निशाना लगा के किसकी पीठ पे मारना है तेज। अब गुल्ली डंडा और पिट्ठू से सीधा आप टेनिस और पोलो और आप क्रिकेट खेलने लगते हो, फुटबॉल खेलने लगते हो। तो ये हमारी काबिलियत है ना कि गांव से आके हमने वो चीज़ सीखी ना, मेहनत करके। टेबल टेनिस मुझे पता है, टीटी खेलने के सीखने के लिए मैं कैसे किसी को पकड़ता था, फिर उसको सारा दिन बड़ी मुश्किल से खेलना शुरू करता था। अब नाम नहीं लूँगा, वो तो बाद में चीफ मिनिस्टर भी बन गए, उनके साथ मैंने टीटी खेलना शुरू किया था, वो भी खाली थे। और चूँकि वो मेरा सम्मान करते थे, चूँकि मैं पढ़ता अच्छा था, वो भी IITian थे, और हम दोनों टीटी खेलते थे, और उनसे मैं टीटी सीखा। बाद में मैं उनको हराने लगा, फिर वो बड़े नेता बन गए, अपना आगे चले गए, हम टीटी सीख गए, फिर हम और टीटी खेलने लगे। इसी तरह हमने टेनिस सीखा,
और कमाल की बात है वो टेनिस जिनसे सीखा, जिनके साथ टेनिस खेली, बाद में वो भी चीफ मिनिस्टर बन गए। सवाल ये है, जिनके साथ क्रिकेट खेला वो भी बन गया। मगर ये कमाल की बात है। लेकिन मेरे भूख थी सीखने की, तो मैं सीखता था लगातार, मैं लगा रहता था, क्योंकि मुझे पता था मैं गाँव से आया हूँ, मुझे ये सीखना है। तो मैं उसको सीखा और फिर उन्हीं लोगों को, शहर के लोगों को ही हराने लगा। तो ये गांव के लोग जो होते हैं ना, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनको सिर्फ ब्रेक की ज़रूरत होती है, वो अपना स्ट्रगल करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं। तो हमने वो मेहनत से सीखा है। जैसे आप देखिए आप कोई भाषा हमसे बुलवा लीजिए। अब जैसे मान लो हमारे साथ जैसे बिहार है, अब बिहार में आप चले जाओ गिरिडीह, तो वहाँ कैसे बोलेंगे उसके? अगर कोई काम नहीं करता है तो कहता है दिन धिन धिन कर रही कमाए में, नहीं तो कहते कि सारे घूमे सारा दिन। अब उसको समझने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो बोल क्या रहा है। तो ये आप कैसे सीखोगे, या भोजपुरी आपको कैसे आएगी? तो हम लोग जो भाषा, या बंगाली है, ये भाषाओं का जो हमें ज्ञान है। जैसे हमें याद है, हम लोग जब एक पूर्वांचल में जाते थे तो वहाँ पे एक वहाँ बिरहा चलती, बहुत कम लोगों को पता होगा कि वहाँ बिरहा गाई जाती है। तो हम लोग बहुत गाते थे बचपन में, का होई राजा का होई मुटका मुगरबा का होई। नहीं, सुर में सुनाइए जब सुना ही रहे थे। का होई राजा का होई ई मुटका मुगरबा का होई, वाह, ऐसे करके हम लोग ताल में गाते थे, तो क्या मजा आता था। और फिर उसके बाद हम लोग अपने धुन में, तो आपको ये सब चीज़ें कैसे आएंगी जब आप गांव से, पर जैसे हम लोग मेरी जो अपनी भाषा है वो अवधी है, माने आपकी वो है बुंदेलखंडी अवधी ना, जिसको आप ब्रज की है। तो हम लोग का लला का कर रहे हो, का हो रहा हो, का बात है। तो हम लोग अपनी बातें हो रही है, हम लोग गाना गाते थे, रोए रहे हो ठाड़े ठाड़े रोए सुदामा, हो सुदामा हो ठाड़े ठाड़े रोए सुदामा। अब हम लोग ये सब गाते थे। तो जब गाते हैं तो सब चीज़ है ना, तो भोजपुरी से लेके आप ब्रज से लेके बुंदेलखंडी से लेके अगर बंगाल में चले जाए तो बंगाल के भी गाना हम लोग खूब गाया करते थे। सुना दीजिए वहाँ का बंगाल का गाना जो होता है, वो आप एक गाना, मुझे अभी कई गाने अब बात करते करते एक आध याद आ जाएगा तो मैं सुना दूंगा। बहुत सारे गाने हैं। चलिए बोल के बताइए, मतलब पता चले कि ये मैंने, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मुझसे पूछ रहे हो तुम्हारे इंटरव्यू केमन चलছে, तो बोला इंटरव्यू खूब ভালো চলছে, ভালো ইন্টারভিউ। এই আমার এখানে যে একটা বাতকাই করছি, আমরা বসে বসে গল্প করছি, ও গল্পতে ও তোমাদের নাম কি, क्या नाम इसका है? বাতকাই। তো আমরা বাতকাই করছি, মানে বাতকাই কুমার গল্প, ওরা বলতে আমরা গল্প করছি, আজকে স্টুডিওতে এসেছি, ওরা বলে গল্প করো। তো আমরা গল্প, हाँ एक गाना है उसमें, फेटे गलो काले रामेर ढोल, बोलो हरी बोल, गाना होता है ना, फेटे गलो काले रामेर ढोल, बोलो हरी बोल, वो गाना होता था। कि दारुण देख देख चोख दूटा भालो भालो, उसको ना कि दारुण देख देख चोख दूटा भालो भालो, ये सब गाना जो हम लोग गाते। अब सोचिए, अब ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? अब इसमें बताइए, मैं तो बोल रहा हूँ, इसमें जो आप कहते हो कि लोग कहते हैं कि वो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, अरे भैया जब मुझे ज्ञान है भाषाओं का तो मैं बोलूँगा ना। अब मुझे गाना गाना आता है तो करूँगा ना, घोड़ा चलाना आता है तो चलाऊँगा ना, अगर खेत काटना आता है तो काटूँगा ना, अगर मुझे राजनीति आती तो आती है ना। अब इसके लिए करूँ तो करूँ क्या? आप ट्रोल क्यों करो मुझे ट्रोल, क्योंकि मुझे आता है तो मैं करता हूँ। अब मैं योगा आता है तो योगा करता हूँ, तो उनको उसमें दिक्कत होने लगती है। अब उनको हर तरह से दिक्कत है कि एक आदमी में इतनी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। वो योगा भी कर सकता है, वो स्पोर्ट्स भी है, और आप टी शर्ट में हैं तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी भी फिट ही होगी, मेरी 6 पैक है ऑलरेडी। हाँ, मैं अपना, चूँकि अब कैमरा है तो ऑलरेडी बने हैं, तो आप 6 पैक्स भी हो सकते हैं। और ज़मीन पे मैं जनता से वोट भी मांगता हूँ, तो उनको बड़ी परेशानी होती है कि कोई व्यक्ति में इतनी चीज़ें क्यों हो सकती है, चूँकि ये हो सकती है। अगर गांव का आदमी है तो उसके अंदर ये चीज़ मिलेगी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, गांव के पास टैलेंट रहता है, टैलेंट तो गांव में ही बसता है, आप कुछ भी कहो। बंगाली सुना दी, ब्रज सुना दिया, जरा उस इलाके के बारे में बताई भैया। मतलब कि वह इलाका बा जहाँ समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत बा, वह के बारे में कुछ सुनाई। अरे भैया ओकरा हम का कहीं पूरा पूर्वांचल के बात करता हुआ ना, तब पूर्वांचल के एगो गाना रहे ना कि आरा हिले बलिया हिले पूरा यूपी हिलला रे भैया, चले जब सकीलिया तो पूरे जिला हिलला रे भैया, चले जब साइकिल लिया तो। अरे साइकिल जब निकली ना, साइकिल जब जाएला डिस्ट्रिक्ट, तब देखा कि कैसन आदमी के एकदम पूरा रंगत आ जाए, सब लोग
मैंने एकदम तैयार हो जाए हुआ थे कुर्ता पाजामा पहन के कि एक बार साइकिल के जिताए के बाद तो साइकिल के जो गर्दा जब साइकिल जहरो जहरो जाता गर्दा उड़ाता हुआ और पब्लिक एकदम पूरा बोरा गईल बा साइकिल देख के, वो साइकिले पे मोहर लगई है, तू देखे रहिया। नहीं तो आपने किस चीज से इम्प्रेस किया अनुपमा जी को? इतनी सारी चीजें बताई तो आपको। बोला क्या था, कैसे हो गई ये वो मोहब्बत कैसे हुई? नहीं, वो एक ही चीज़ से इम्प्रेस हुई है। मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि तुम जो डेयरिंग हो तुम्हारी, ये निडरता जो तुम्हारी है कि कुछ नहीं हो और बातें करते हो बड़े बड़े लोगों से आंखों से आंखें मिला के। मैं तो घबरा जाती हूँ चूँकि उनके फादर चूँकि IPS हैं, मदर MP थी, तो उनको लगा मैं खुद घबराती हूँ, लेकिन तुम इतने बड़े लोगों से इतने नज़र से नज़र मिला के बात करते हो। तो मैं कहता हूँ कि मैं इंसान, वो जो कर सकता है मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे क्यों किस बात का डर भाई, हम भी तो इंसान हैं, इस भारत के नागरिक हैं भाई। होगा बड़े आदमी अपने घर के, लेकिन हम जब बात करेंगे भाई आप खेल सकते हो, आओ मेरे साथ खेलो, आप अगर मुझसे किसी चीज़ में आगे हो तो बताओ, तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर रहता है, वो निडरता है। आज भी आप देखोगे निडरता मेरी दिखती है, जो कि मैं इस बात का बहुत प्राउड फील करता हूँ। जब कभी बाहर जाने का भी मौका मिला है तो मुझे भारतीय सोच के खुद को बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये मेरा ही देश है। कि कोई ऐसा इंसिडेंस जो ऐसी निर्दयता का इंसिडेंस हो जिससे वो बहुत प्रभावित हो गई हो, अगर आप सुनाना चाहें। बहुत सारे केसेस हैं, कोई एक आध सुना दीजिए। एक बार हम लोग उनसे मिला तो एक जगह हम लोग जा रहे थे, तो उधर से दो तीन मोटरसाइकिल वाले गुजरे, तो पता नहीं क्यों वो कुछ बड़बड़ाते हुए गुजरे। तो मैंने कहा क्यों बड़बड़ा रहे हैं, तो हमने छोड़ा जाने दो, फिर चले गए आगे, फिर घूम के बड़बड़ाते हुए गुजरे। तो हमने कहा ठीक आपकी आने दो। तो वो चूँकि अब रास्ते में कुछ मिल नहीं रहा था कि मैंने आपकी आए तो दिमाग ठीक करें। तो इस बार जब हमने देखा कि उसमें से 2-3 उधर से आ रहे हैं, अब वो मोटरसाइकिल छोड़ के पैदल आ रहे हैं। जब वो पैदल आ रहे थे तब मैं समझ गया आप सही आ रहे हैं ये। तो जैसे ही सामने आते कुछ वो बात करते, उसके पहले मैंने ऐसा उनके चेहरे मारा कि आँख ही धंस गई अंदर, यहाँ लगा तो उनका ये दिमाग ठीक हो गया। तो एक को लगते ही तो दूसरा तो फिर वो मीमी करने लगा, तीसरा भागने लगा, तो उसको दौड़ा के मैंने पकड़ा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जब डर जाओगे ना तो सामने वाले डराते हैं। तो आपको लाइफ में डरना नहीं है, क्योंकि अपने अधिकार के लिए अगर आप रास्ते पे सही चल रहे हैं, सही रास्ता है, आप सही उस पर चल रहे हो, तो आपको डर नहीं लगेगा। तो मुझे डर नहीं लगता, एक बात। दूसरी बात, मुझे अगर आप बोलो रोड पे सोना है, फुटपाथ पे, अभी आप बोलो अगर मुझे घर नहीं है तो मैं आज भी आराम से सोया रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस स्टैंड पे सो जाऊँगा, ट्रेन में अगर आप बोलो तो मैं ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं होती थी, तो जो सीट के बीच में वो हम लोग जाते हैं ना, जो 2 सीट बीच में होती है जिनकी रिजर्वेशन होती हैं, उनके बीच में रात में अपना ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। नहीं, वो आप बिछाया क्या नाम है पेपर और चादर ओढ़ा, सो गए और सुबह अपना उतरे। बेशक सब लोग उतरते थे, पैर ऊपर से रख के जा रहे थे। लोग तो ये भी पूछते हैं कि जब अनुराग भदौरिया जी ये सब कर रहे होते हैं अकेले, तो शूट कौन करता है? टीम लेके चलते हैं? नहीं, वो तो आप कहाँ, ये नहीं मिलेगा पेपर वाला कहाँ। अभी पेपर वाला तो नहीं, खेत में सो जाते हैं तो। हाँ, तो बिल्कुल है। वो तो खेत वाली तो अजीब सी घटना है कि वो मेरा एक साथी है, मेरे साथ था, हम लोग IIM में थे, IIM कलकत्ता में, मेरे साथ ही पढ़ता था। तो वो घर आया होगा मिलने के लिए, तो घर में बताया कि वो देखो आज घर पे नहीं है, आज वो खेत पे ही सोए हैं। तो वो अपना आया बाकायदा, अगर आप उसको देखोगे, जितने भी आप सूट देखते हो, क्योंकि मैं इतने सारे खेतों पे इतने दिन सोता हूँ, इतने दिन खेती में जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है। जैसे अभी मैंने एक बुज़ुर्ग का किया, अभी मैंने अपलोड किया है, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जब कभी कोई शूट कर लेता है तो वो अगर मिल जाता है तो मैं अपलोड करता हूँ। अब लोगों को लगता है कि यही एक हुआ होगा, ये एक नहीं हुआ। आपने तो एक दिन सोते हुए देखा है ना, वो तो मैं कम से कम महीने में 4-5 दिन तो सो ही जाता हूँ। जब फसल लगी होती है वहीं बैठे गप्पे मारने लगे। अच्छा, मुझे भी अच्छा लगता है, अपना जो गांव में जीते हैं तो उनके साथ गपशप मार के जीने में जो आनंद है, वो आनंद आपको मिल ही नहीं सकता। शहर में जो बड़े लोग हैं वो सिर्फ मतलब से बात करते हैं, वो अपना दिल से बात करते हैं। तो वहाँ सो गए, और वहाँ कौन मारने आ रहा है, सो गए तो सो गए। अनुराग जी नमस्कार, मैं अमीश राय हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा है, घुड़सवारी, खेती, मतलब गाने भी आप अच्छा गा रहे हैं, कई सारी भाषाएं जान रहे हैं, फिटनेस माशाअल्लाह है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फिट नेताओं में से आप एक हैं, और ईश्वर करे कि ये फिटनेस आगे भी बनी रहे और बनी ही रहेगी, आप उस पर ध्यान भी देते हैं। लेकिन इस सब चीज़ में एक चीज़ ठीक नहीं जा रही, राजनीति समाजवादी पार्टी की ठीक नहीं जा रही है। योगी जी भारी पड़ रहे हैं आप लोगों। देखिए, राजनीति
भैया अभी तो हम लोग जीते हैं, 43 सीटें जीत के आ रहे हैं। आपका राजनीति ठीक नहीं चल रही, अभी तो ठीक चल रही है। लगातार दूसरी बार सरकार में है। तो सरकार में है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो राजनीति में मेहनत कर रहे हैं उसका कई बार समय की बात होती है। हमारा 2022 में पहले हमारे वोट परसेंट होते थे 20%, 25%, 26-27%, अब हम 40% पे पहुंचते हैं। तो सोचो हमारी वोट परसेंट कितना बढ़ा है, कितना हमने ग्रो किया है। अब देखिए हर बिरादरी का वोट हमारे साथ है, पिछड़ा भी हमारे साथ है, दलित भी हमारे साथ है, अल्पसंख्यक है, जो आधी आबादी है वो भी हमें वोट कर रही है। अब हम 40 क्रॉस कर रहे हैं, तो अब 40% वोट मिल रहा है, तो हम 43 सीटों पे गठबंधन के साथ जीत रहे हैं। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं हमारा, अगर ये 43 को आप अगर विधानसभा में कन्वर्ट कर दोगे तो भारतीय जनता पार्टी तो कहीं है ही नहीं। तो आप जिस तरह से समाजवादी पार्टी की राजनीति हो रही है, या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, वो समाज के एक्चुअल जो समाज सेवा होती है, जो हम समाज को सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उस पे आधार बना के राजनीति कर रहे हैं। तो उसकी जनता उसको पसंद कर रही है। आपने देखा होगा हम लोग हमेशा विकास की राजनीति करते हैं, तो कई बार ये लोग बहका लेते हैं धर्म के नाम पे इधर उधर की बातें करके। लेकिन हमारा तो यही की चीज़ है ना कि हम धर्म के नाम पे नहीं, हम तो भैया विकास के नाम पे राजनीति करेंगे, और जो लोग परेशान हैं उनके परेशानी की बात करेंगे, और जो सामाजिक न्याय है, जो पीछे छूट गए लोग, उनको हक दिलाने की बात करेंगे। सत्ता तो ठीक है, सत्ता कभी कभी कोई ले जाता है, लेकिन सत्ता बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या आप समाज में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, क्या आप सेवा भाव से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या जो आपकी तरफ आशा से देखता है, क्योंकि आप विपक्ष में हो और जनता आपको एक आशा की नज़र से देखती है कि आप उनकी आवाज़ उठाओगे, क्या आप उनकी आवाज़ उठा रहे हो, क्या सरकार की जो नीतियां हैं उनका विरोध कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या सरकार के को मजबूर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि जो सरकार गलत कर रही है उसको सही करने का। क्या हम लोग उसमें कामयाब हुए? लेटरल भर्ती उन्होंने की थी तो हमने इस पर आवाज़ उठाई, लेटरल भर्ती उनको रोल बैक करनी पड़ी। या किसानों के आंदोलन को लेकर जो काला कानून किसानों के लिए पास किया था, यही हम लोग संघर्ष करते रहे। लास्ट में काला कानून जो बनाया था किसान का, उन्हें उसको रोल बैक किया। इसी तरह से आप देखो जो बिल लेके आए थे उत्तर प्रदेश के अंदर में कि नजूल की ज़मीन के ऊपर में, हमने कहा कि आप किसी की ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? आप देखिए वो बिल अटका हुआ है। इसी तरह से अब आप या वक्फ बोर्ड पे देखिए आप क्या चाहना चाहते हो, उसका आपने क्या रोड मैप बनाया है। जो ज़मीन होगी क्या हड़पना चाहते हैं, क्या वजह है, तो आप भी देखो वो भी चर्चा में अभी रुका हुआ है। तो फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा, जिस तरह यूपी PCS के बच्चे किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। ये बच्चे तो, इनकी तो जिम्मेदारी सरकार की होती है कि कोई बच्चा रोड पे ना आ पाए। क्या वो बच्चे किस जाति धर्म के हैं हम तो नहीं पूछते कभी, क्योंकि उनका अधिकार के लिए लड़ना है ना। तो एंड ऑफ द डे उनको लगा कि जब पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, या उनको डर लगेगा, समाजवादी पार्टी से डर लगा, तो उनको बच्चों की मांगे मानी ना, अभी जो है वो भी मांगेंगे। या ओल्ड पेंशन स्कीम, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, जो लोग यहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी सरकारी नौकरी या नौकरी में लगा दे रहे हैं, तो क्या उनको पेंशन नहीं देगी? ये OPS का मुद्दा कौन उठाता? हम ही उठा रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार इनसे वोट ले रही है, लेकिन इनके मुद्दों पे बात नहीं करती। हम मुद्दों पे बात करते हैं। हमसे आप कह रहे हो कनाडा में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार की जिम्मेदारी है ना कनाडा में जो हिंदू उनको बचाए। ये विपक्ष का काम है, विपक्ष आवाज़ उठा रही है, इनको मजबूर कर रही है कि आप उनको बचाइए। या वहाँ बांग्लादेश में जो हमारे भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा है उनको आप बचाइए। तो हम तो इनको बार बार अपनी जो हमें जिम्मेदारी दी है जनता ने, मजबूती के साथ उठा रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। बस आप लोग का साथ मिलता रहेगा तो तय मानिए कि सरकार कोई सरकार नहीं है, इसका जाना भी तय है। ऐसी सरकारें जो जनता के हित की बात नहीं करती हैं, फिर सरकार चल क्यों रही है, ये भी चिंता का विषय है। ये सबको सोचने का विषय है। जो सरकार जनता के लिए काम नहीं करती, मैं कह रहा हूँ किसके लिए काम कर रही है सरकार? पत्रकारों को तो जेल में डालती है, किसानों के लिए काला कानून बनाती है, छात्रों के पर्चे लीक हो जाते हैं, उनका एग्जाम नहीं हो पाता है, यूथ यहाँ बेरोजगार है, यूथ उसके पिताजी भी बेरोजगार हैं, तो ये महंगाई से कमर टूटी हुई है। फिर ये सरकार काम किसके लिए कर रही है, क्यों चल रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसमें मुझे लगता है सबको चिंता करने की जरूरत है। मेरा सवाल एक ये भी है कि जो आप हरियर का रंग जो अभी रजत जी कह रहे थे, ये लोग कहते हैं कि आप योगी आदित्यनाथ जी के भगवा के रिएक्शन में हरा आपने धारण कर लिया है। ए भैया, योगी जी को लेकर आपकी क्या राय है? ए भैया सही बात बताएं, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ये हरवा हम आज से तो हर एक का आज से थोड़ी पहन रहे हैं। ये तो हमको जब चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे तब से पहन रहे हैं। तो हम तो ये तो जब से राजनीति के पहले से ना इसको पहन रहे हैं, आज से तो नहीं पहन रहे हैं। जब हम कॉलेज में थे तब हम यही पहनते थे, और जब कॉलेज के बाहर आए तब से हम यही पहन रहे हैं। तब तो हमको कोई नहीं पूछा काहे पहनते हो रे, तो हम उस समय हरिका पाजामा भी पहनते थे कि गंदा ना हो जाए। तब तो हमसे कोई नहीं पूछा।
आप चूंकि राजनीति में जब से आए हैं तो तमाम क्वेश्चन वह पूछे जा रहे हो कि हरिक्का क्यों पहनते हो, हरिया का मतलब क्या है। अरे हरिया का मतलब हरियाली नहीं, है। सवाल मेरा योगी आदित्यनाथ पर है, उनके उनके देखिए, वो लेकर हम आपकी क्या सिर्फ राय एक ही है? नेता को अपनी जिंदगी में जानते हैं, सुन लीजिए, उनका नाम है श्री अखिलेश यादव, जिनको हम आज से नहीं बचपन से जानते हैं। तो जिनको आप बचपन से जानिएगा ना, उसी के लिए तो आप लड़िएगा ना, उसी के लिए जान दीजिएगा। आपके माँ बाप को आप बचपन से जानते हैं ना, तो जिनको हम बचपन से जानते हैं, जो हमारी मुसीबत में खड़े हुए हैं हमेशा, जब भी हम मुसीबत में रहे हैं, क्योंकि गांव से निकल के शहर तक का जो सफ़र होता है इतना आसान नहीं ना होता है, तो हमारा मदद किए हैं ना कहीं, हमको गांव से उठाए हैं ना। तो जो गांव से उठा के आपको अपने साथ रखे रहा इतने दिन तक और आपको मदद करता रहा, तो आप उसको कैसे छोड़ देंगे? नहीं, हम ये पूछा ही नहीं कि आप सपा छोड़ रहे हैं क्या? नहीं, छोड़ने की नहीं, उसको वही ना हमारे लिए सब कुछ है। तो हम एक ही नेता मानते हैं, वो है श्री अखिलेश यादव जी। दूसरा नेता ना हम देखते हैं ना हम जानते हैं। चलिए, अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सियासत चल रही है, अभी उपचुनाव है 9 सीटों पर, अनुराग भदौरिया को क्या लगता है कितना सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है? समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। जनता का आशीर्वाद है। जनता ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी एकमात्र है जो मुद्दों पे चर्चा कर रही है, मुद्दों पे बात कर रही है। तो हम मुद्दों के साथ जनता के बीच में, जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो योगी जी तो कह रहे हैं करहल भी हरा देंगे इस बार। भैया, आप समझ रहे हो ना? आपको लग रहा है क्या? आपकी आत्मा बोल रही है क्या? हमको तो जो लगेगा, जो काउंटिंग के दिन लगेगा। आत्मा से पूछेंगे तो खुद ही आत्मा बोलेगी, नहीं रे क्या सोच रहे हो। आत्मा मुंह पे ना आए आवाज, लेकिन आत्मा क्या बोलेगी, ए बुबक क्या सोच रहे हो आत्मा के अंदर? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा ऐसा। सवालवा पूछिए, लेकिन अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। तो अंदर तो आपो जान रहे हो कि करहल इतनी मार्जिन से जीतेंगे, रिकॉर्ड बनेगा। वो आप भी समझ, उनको कैंडिडेट नहीं मिला। ये सोचिए आप, जिनको कैंडिडेटवा नहीं मिला हो, वो कैंडिडेटवा खोजते रहे लिए, जहाज लेके पूरा उत्तर प्रदेश खोज लिए, फिर पूरा खोज पाए तो कैंडिडेट नहीं मिला कहीं, तो रिश्तेदारे को बोले भैया तुम ही आ जाओ, हमको तो नहीं मिल रहा है कोई। गजब की राजनीति, रिश्तेदार भी साथ छोड़ दे रहा है। आप सोच रहे हैं ना आप, बीजेपी क्या कर रही है? परिवारवाद की बात करती है और परिवारवादी वाले के पास जाती है, भैया आओ एक ठो लड़ लो करहल, हमारा पास तो नहीं है। अब परिवारवादी बात करते करते तो रिश्तेदारवादी भी हो गया है। सोचिए आप, बीजेपी तो परिवारवादी तो है ही, अब रिश्तेदारवादी भी हो गई है। सोचिए अब इसका क्या उपाय बताइए। बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक दिन पहले अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर पाए हैं, वो भी इधर उधर से जुगाड़ बना के। निषाद पार्टी तो इंतजार ही करती रही, उनको उन्होंने नहीं दिया। तो उन्होंने जो कैंडिडेट दिए हैं, उस कैंडिडेट का आप देखिएगा क्या असर होने वाला है। चलिए, अभी आपने एक बात कही कि ये सरकार जाने वाली है। ये बात जब आप कह रहे थे तो मुझे अखिलेश यादव की रैली में वो कही गई बात याद आ गई। कल ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। क्या आप लोगों के पास कोई अंदर की खबर आ गई है क्या? देखिए, अंदर और बाहर की खबर की बात नहीं है। जनता का जब मूड समझ में आता है ना, जनता, अभी आप एक आवाज़ दीजिए, अभी जनता आपको अकेले पूछे क्या बताएगी। तो जनता जो कह रही है, जनता जनार्दन है, जो जनता कहती है वही सत्य है। जनता का रुझान, अब यूथ देखो ना रोड पे है। कभी इसके पहले कभी सुने हैं यूपी पीसीएस के लोग आए हैं रोड पे? यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम देने वाले रोड पे आ रहे हैं, इतने सारे बच्चे, या किसान, कौन रोड पे नहीं रहता है? हर वर्ग के लोग तो रोड पे अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं असंतोष है जनता में। अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला इसलिए वो जो है रिश्तेदार को ले आए, तो ऐसे सवाल तो आप पर भी उठ रहे हैं कि आपने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पे जो है कादिर राणा जी की पुत्र वधू को टिकट दे दिया। वो तो कभी सपा की कैंडिडेट, मतलब सपा में नहीं रही, वो मुनकाद अली की बेटी हैं। देखिए, आपने गाजियाबाद से जिसको प्रत्याशी बनाया, जिनको, उनके बारे में भी वहाँ के खुद के लोग जो हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह भली भांति जानते नहीं थे। खैर सीट पर आप जो है बसपा से चुनाव लड़ चुकी लोकसभा का, उनको आपने प्रत्याशी बनाया। तो ये सवाल तो मतलब आप लोगों पर भी उठना है कि कैंडिडेट तो आपको भी नहीं मिले। हमने तो टिकट दिया है ना वो समाजवादी पार्टी में, जिनका नाम ले रहे हो कादिर राणा जी, समाजवादी पार्टी से पहले एमपी भी रह चुके हाँ, पर वहाँ पर और भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं जी। तो उनकी परिवार के लोग लड़ रहे हैं। जिसकी गाजियाबाद की जिन्होंने आपने बात की, जनरल सीट थी, हमने जाटव समाज को टिकट लड़ाया, जिसके आपने सही बोला, जिनको कोई नहीं जानता था। तो समाजवादी पार्टी उन्हीं को टिकट आगे बढ़ाती, जिनको कोई नहीं जानता उनको भी जाने। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं रिश्तेदार को चोरी करके लाए। नहीं, खैर रिश्तेदार भी भाजपा का सदस्य है, जानता है उसको भी जाने, उसको भी अधिकार मिले। लोहिया जी वगैरह क्या कहते थे कि यहाँ पे जब संविधान बना था, बाबा साहब क्या कहते थे
कि राजा का बेटा राजा के पेट से पैदा ना हो, राजा रानी के पेट से पैदा ना हो के आए। राजा का बेटा जनता से पैदा होना चाहिए एक राजा बनने के लिए। तो हमने अगर एक जाटव को गाज़ियाबाद में एक जो जिसको कोई नहीं जानता था उसको लाके चुनाव लड़ा रहे हैं, तो हम अधिकार दिलाना चाह रहे हैं ना कि कैसे अधिकार मिले जो लोग पीछे छूट गए। यही तो समाजवादी है। अनुराग जी, प्रयागराज में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कल उसको ख़त्म करने का प्रयास जो है किया गया, पर वो प्रोटेस्ट अभी भी जारी है आरओ परीक्षा के लिए। उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उस प्रोटेस्ट को जो है समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं हवा दे रहे हैं। फॉर्चूनर से लोग वहाँ पर गाड़ियों में पहुँच रहे हैं, तो इस तरह के सवाल हैं। तो इस पर आपका क्या रुख? देखिए, अब सवाल का तो बीजेपी है। अपनी नाकामी के लिए किसानों को भी खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलती थी। किसान धरने पे बैठे थे, उनको भी कह रहे थे किसान बहुत रईस हैं। अब वो बच्चे रोड पे आते तो उनको कह रहे हैं, यानी उनको तो कुछ कहना है अपनी नाकामी छुपाने के लिए। जब पहलवान महिलाएं रोड पे थी तब भी कुछ कह रहे थे। माने वो चाहते हैं कोई अपना अधिकार मांगे ही नहीं, अन्याय होता रहे। कोई अधिकार मांगेंगे तो उसको किसी न किसी से जोड़ेंगे। अगर मान लो मैं उनकी मदद करूँगा, मैंने सपोज कर भी रहा हूँ, तो मेरा विपक्ष होने के नाते अगर सरकार कहीं गलत कर रही है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, मैं किस लिए राजनीति में हूँ? हम लोग किस लिए विपक्ष में हैं? किस लिए जनता ने हमें वोट दिया है? क्या कोई अगर जनता कोई व्यक्ति दुखी हो, तकलीफ हो, तो क्या उसके साथ नहीं खड़े हों? अगर ऐसा है भी तो कोई भी तकलीफ में होगा तो मेरी मजबूरी होती है उसके साथ खड़ा होना, उसको न्याय दिलाना। इसमें गलत कहाँ है? ये तो लोकतांत्रिक का हमारा संविधान और लोकतंत्र तो यही कहता है कि आप विपक्ष में हैं तो आप जनता की आवाज़ उठाइए। कोई जनता परेशान, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे यहाँ बुजुर्ग हो, अगर कोई परेशान है तो आप उसके न्याय के लिए लड़ना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो आपको क्या लगता है मैं संवैधानिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लूँ अगर ऐसा होता है? तो ये बीजेपी को मुझे लगता है संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। अनुराग जी नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा नाम ऋषिराज है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास कितने हरे रंग के टी शर्ट, कुर्ते, गंजियाँ, देखो, टी शर्ट तो एक ही है जो कर्ली ली है। देख रहा हूँ कोई ब्रांडेड है वो। हाँ, वही तो जो कर्ली ली है। कितने रुपए की है ये? वही तो कह रहा हूँ, एक ही है। नहीं, ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, ये ठंड में डिस्काउंटेड चीज़ चल रही है। तो कर्ली है ये, हाफ टी शर्ट अभी सब। तो यही एक ही टी शर्ट है आपके पास? टी शर्ट तो एक ही है, कुर्ते मेरे पास 4 हैं। वही 4 कुर्ते आप धो के पहनते हैं? हाँ, रोज बदल लेते हैं। धोने की क्या जरूरत है? एक कुर्ता 3-4 दिन वैसे ही चलता है। हमारा गंदा कहाँ होता है? आपको पता है ना, आप ये बात बोल रहे हो, ये वायरल। अभी मैं आप बता रहा था, मैं इनको अभी पूछ रहे थे, मैंने को मेरे देखो शूज़ में अभी मिट्टी लगी हुई है। जीन्स भी हमारी 3-4 दिन की चलेगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो मिट्टी इसमें कहीं ना कहीं दिखाई देगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो हर चीज़ 3-4 दिन चलती है और हमें बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, अब थोड़ा गंभीर सवालों पर आते हैं हम। चुनाव लड़े आप, नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए। टीवी प्रवक्ता की तरह मत बताइएगा, दिल से बताइएगा, हारने के बाद का जो डिप्रेशन होता है उससे प्रत्याशी बाहर कैसे आता है? देखिए, मुझे लगता है सबका अलग अलग नज़रिया होता है। मुझे क्या है कि जब मैं फिर वही बात बोलूँगा, जब आप बहुत संघर्ष से आते हैं ना, जब आप गांव से उठते हो तो आपने इतने दौर देख लिए होते हैं परेशानी के, और इतने चेहरे आपने बदले हुए देख लिए होते हैं, तो आप इतने आगे बढ़ते 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 इतना तकलीफ़ों से जब वहाँ तक पहुँचते हो, और फिर एक चुनाव हारने के जो आपको दर्द और तकलीफ़ होती है, तो उसमें आपको बहुत बड़ी हिम्मत देती है आप जब पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है अरे पहले तो खेत पे थे, अब तो कम से कम चुनाव लड़े हैं। तो उससे आप अपने आप को समझा के आप बाहर आते हो, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। किसी चीज़ को, अब ये मेरी सोच है, हर एक की अलग अलग होगी। बहुत लोग मुझे लगता है कि जब कुछ नहीं थे तो क्या था, अब तो कुछ है तो फिर क्यों रोना भाई? जो हमारा काम है मेहनत करना, तो हम अपने मेहनत में तो कमी नहीं छूटी ना। बस मैं ये देखता हूँ, मेहनत में कमी नहीं थी, हमने मेहनत जम के की, किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर मेहनत करेंगे, फिर नहीं आएगा, कोई बात नहीं, फिर मेहनत करेंगे। मेहनत जब इतने दिन से की है, जब 7-8 साल की उम्र से हम लोग गांव खेतों में काम करते करते यहाँ तक आए, जब उतनी मेहनत करते हुए चले आए, क्योंकि गांव के आदमी को पहचानने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, ये फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। ये तरीका है कि जो गांव से निकल के आएगा, ये तय मानिए उसके शरीर में कुछ ना कुछ गांव की तकलीफ़ों का निशान आपको मिलेंगे। हाथ टूटा मिलेगा, या उसकी पैर टूटा मिलेगा, या कट मिलेंगे दुनिया भर के। तो हमारे शरीर में देखो कट ही कट है पूरा, ये हंसिया वाला कट है, ये वो हाथ टूटा, देखो एक हड्डी ज़्यादा है, एक कम है। ये हाथ टूट गया था, वो हम लोग गांव में जंप करते थे मेड़ पे खड़े होके,
एक बार वो कम उम्र थी तो जंप करने का मतलब ज़्यादा समझ नहीं पाए, तो जंप पैर से किया, फिर वजन हाथ पे चला गया तो खट से टूट गया। पैर आपको हाथ पैर में वो जो भी गांव से आएगा उसे उसे कोई भी चीज़ शुद्ध तो मिलेगी नहीं उसकी कहीं ना कहीं, बट हाँ फिर वो क्या अपने आप ही मजबूत भी हो जाता है उसी से धक्के खाते खाते, तो वो मानसिक रूप से भी मजबूत होता है, शारीरिक रूप से भी मजबूत होता है। तो गांव में अगर टिपिकल आदमी रहा है तो वो आते आते इतना, जो आपने बोला ना कि इतना सह लेता है, फिर उसे दिक्कतें नहीं होती। अच्छा अनुराग जी, आपने अपने महबूब नेता का जिक्र किया और कहा कि अब उनके अलावा आप किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन ये डर तो आपके अंदर भी होगा ही ना कि जिस महबूब नेता ने आपको यहाँ तक बढ़ाया, उनका भी एक वो है, कैपेसिटी है, एक लिमिट है किसी भी चीज़ की। 2 बार आप पर भरोसा जताया जा चुका है और 2 बार आप विफल हुए हैं अनेक कारणों के कारण चुनाव में। लगता है कि अगली बार मौका मिल पाएगा, साइड कर दिए जाएंगे तो क्या करेंगे जीवन में? देखिए एक चीज़, बहुत आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। उन्होंने मुझ पे विश्वास किया था, जो हमारी सबसे टफ सीट है, जो लखनऊ पूर्वी की सीट है, जी, जी। वो बीजेपी की मानी जाती है, पूरा आरएसएस का गढ़ है, वहाँ पे सिर्फ आरएसएस है, दूसरा कोई है ही नहीं। उस गढ़ में समाजवादी पार्टी कभी उनको पता है कि अनुराग अगर वहाँ लड़ेंगे तो ये अपने से वोट पार्टी के लिए और पार्टी को खड़ी कर पाएंगे। तो मैं जब वहाँ लड़ा तो पहले जो वोट आते थे मैं उसके 3 गुना वोट लेके आया, 80,000 वोट पे पहुँच जी। गया। 80,000 वोट के वहाँ पे जो एमएलए बनता था वो 70-72 हज़ार में बन जाता था। हम 80,000 लेके हार गए। तो हमने तो अपना जो हमें दायित्व मिला, हमने उसको प्रूफ किया, उसको प्रूफ करके दिखाया कि हमने अपनी तरह से प्रूफ किया। अब दूसरी बात जो आपने बोला कि देखिए नेता या परिवार या ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी, आपको ये मान के चलना पड़ेगा, आप जब तक एसेट नहीं है, आपको पार्टी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, समाज के लिए, जहाँ भी आप हैं जिसके लिए काम कर रहे हैं, आपको मेहनत से अपने आप को एसेट बनने, आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता मेरे रिजल्ट देने में या मेरे काम करने में, राजनीतिक काम करने में कहीं कमी नज़र आती हो? क्योंकि आप एज ए प्रवक्ता अगर मुझे देखते हैं तो आपको लगता है ना कि समाजवादी के प्रवक्ता हैं तो कहीं कमी छोड़ते नहीं है पार्टी का पक्ष रखने में। इसके पहले आईजीसीएल इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग में चलाता था, अभी भी है इनफैक्ट। वो जो ग्रामीण क्रिकेट लीग चलाई, टेनिस क्रिकेट, हमने उसको ऊँचाई तक पहुँचाया मेहनत से। हम जो चीज़ करते हैं, अगर नेता मुझे कोई चीज़ देता है तो मैं उसको मेहनत से करके उस चीज़ का मैंने उसकी एक एसेट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं उस लायबिलिटी बनने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं सभी लोगों से यही कहूँगा, कभी भी ज़िंदगी में कोशिश करो किसी के लिए एसेट बनने की। किसी भी चीज़ के लिए आप लायबिलिटी बनोगे तो आपको हमेशा दिक्कत होगी। आप अपना काम ईमानदारी से, मेहनत से पार्टी के लिए कीजिए, समाज के लिए कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। बस एक आखिरी सवाल मेरे तरफ से आपके लिए, बस एक आखिरी सवाल है। मेरा अगर कोई पसंदीदा उम्मीदवार रहेगा या कोई मेरा ऐसा महबूब व्यक्ति मेरे जीवन में जो मेरे को बहुत प्यारा होगा, जैसा आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आपको बहुत मोहब्बत बख्शी है अपनी तरफ से भी, तो मैं कभी भी अपने पसंदीदा व्यक्ति को अनसेफ सीट पर नहीं भेजूंगा। नहीं कभी नहीं भेजूंगा। नहीं वो लेकिन आप पर दोनों बार जब भरोसा जताया गया तो ये जानते हुए जताया गया कि आप चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हारने के लिए लड़ रहे हैं। अंदर क्या चलता है? देखो वो नहीं, अंदर क्या चलता है ये बताइए, पार्टी लाइन पे मत बताइए। मैं खुद ही बोलता हूँ ना कि मुझे टफ सीट दे दो, मैं खुद ही ये बात कहता हूँ। इजी सीट तो मैं कभी भी, आप भी जानते हो कि अगर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से मैं लड़ूंगा, कहीं जहाँ पे समाजवादी वोट होगा, मैं वहाँ वैसे ही जीत जाऊँगा, क्योंकि इतना तो आप भी समझ गए होगे मेरी राजनीति को आज तक। तो मैं खुद ही टफ सीट को मांगता हूँ कि मुझे टफ सीट दे दीजिए, मैं रिजल्ट ला के दे सकता हूँ। बाकी जो बात आप कह रहे हो, मुझे नेता पे पूरा विश्वास है। जब मैं नेता से कोई चीज़ के लिए अड़ूंगा, कहूँगा, लड़ूंगा तो मेरा ख्याल रखेंगे और रखते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ मैंने कोई चीज़ कही हो उन्होंने ना माना हो। अगर उनके बस में है, उनके हाथ में है, तो हमेशा उस बात को मानते हैं। क्योंकि जो नेता होता है ना बेसिकली उसकी भी अपनी बहुत मजबूरियाँ होती हैं। वहाँ कोई एक अनुराग भदौरिया नहीं है। जब वो राष्ट्र पे नेता बनता है तब उनकी अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको उन्हें संभालना होता है। अगर वो नहीं संभालेंगे तो फिर 43 सीटों पे हम कैसे पहुँचेंगे? भाई आपको बहुत चीज़ें कुर्बानी भी तो करनी पड़ती है ना। अगर आपको पार्टी आगे बढ़ानी है, अपने नेता को आगे बढ़ाना है, तो आपको बहुत कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं कि भाई हम आज एमपी नहीं बन पाए तो हमें लोग कहते इस बार आप लड़ते तो जीत जाते। अरे ठीक है, नहीं लड़े, हमारा नेता मजबूत हो गया,
हमारी पार्टी मजबूत हो गई, तो कहीं तो आपको मानना पड़ेगा ना, कहीं तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना पार्टी के लिए। तो उसके लिए इतना सोचना क्या है? नमस्कार सर। जैसा कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये खुद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। उस भारतीय जनता पार्टी की इस पूरे देश में 17 जगह तकरीबन सरकार है और आप पिछले 2 बार से वापसी करने में नाकाम हो रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि वो विचारधारा पूरे देश में और आपकी विचारधारा राज्य एक उत्तर प्रदेश में वापसी नहीं कर पा रही है? क्या कोई कमी है विचारधारा में समाजवादी पार्टी की? कोई कमी नहीं। हमने अपने आप, आपने देखा मेरा वोट परसेंट कितना बढ़ा। नहीं, वो ठीक है सारी चीज़ें। सरकार कई बार देखिए, आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में बीजेपी ने रिपीट किया, लेकिन वहाँ जो कांग्रेस का, जो इंडिया गठबंधन का वोट परसेंट बीजेपी के वोट परसेंट से ज़्यादा है। वो 40% क्रॉस कर गए, वो 39 पे कुछ है। सरकार उनकी बन गई। समाजवादी पार्टी की बात नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सरकार उनकी बन गई। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में हम 38% 40% वोट पे पहुंच गए। तो आप सोचो कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कि हम मेहनत के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, कई बार सरकारें बन पाती हैं, कई बार नहीं बन पाती हैं। सरकार बनना और सरकार नहीं बनना, उस दोनों में बहुत वो नहीं है कि नहीं सर, मेरा सवाल सीधा ये था कि क्या मतलब ऐसी क्या कमी रह गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई कमी नहीं अभी रही। की पार्टी नहीं है, काफी समय हो आपसे गया, कहता- वो पूरे राष्ट्र में क्यों नहीं फैल पाई? मैं आपसे कहता रहा हूँ, आप देखो ना, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो लुप्त हो गई, जो सरकारों में रहती थी वो एक एमएलए पे सिमट गई। आप ये सोचो ना, और जिन्होंने 3-3 बार सरकार बनाई थी, पार्टी का नामो निशान मिट गया। एक एमपी, एक एमएलए के लिए तरस रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार अपने आप को आगे बढ़ाती चली जा रही है और लगातार चट्टान की तरह बढ़ती जा रही है। और बढ़ते बढ़ते आपने देखा 2024 में हम एकदम लोकसभा में 43 सीटों पर पहुंच गए। लेकिन जो पार्टियां पहले सरकार में रही थी वो एक एमपी जिताने लायक नहीं बची, एक एमएलए जिताने लायक नहीं बची हैं। एक एमएलए मुश्किल से आते हैं और समाजवादी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाती है। अनुराग जी, आपकी पार्टी सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी रहती है आपकी पार्टी अभी 3रे नंबर की पार्टी है देश में, और इस पे आपकी तारीफ भी बनती है। आपने अच्छा बाउंस बैक किया। जिस बीजेपी के हिंदुत्व के छत्र छाया कहिए या अम्ब्रेला को लोग तोड़ नहीं पा रहे थे, उसे अखिलेश यादव ने अपने एक नए नारे से, पीडीए से तोड़ दिया। हालांकि एक आरोप पीडीए पर यह भी है कि ए जो है, जिसे कभी कभी अखिलेश यादव कहते हैं अगड़ा, दो तो बहुत प्रोमिनेंट हैं, पिछड़ा और दलित। ए गायब है और अनुराग भदौरिया भी उसी ए से आते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कुछ नाइंसाफ़ी सी है, अगड़ों के साथ उतना नहीं दे रही समाजवादी पार्टी? क्यों नहीं दे रही है? विपक्ष का नेता कौन है? अगर आप विधानसभा विपक्ष का नेता कौन है? माता प्रसाद पांडे जी। कौन है? वहाँ बलिया से सबसे प्रमुख जगह होती थी जहाँ से चंद्रशेखर जी जीतते थे, पांडे जी वहाँ से हैं कि नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? जनार्दन पांडे हैं कि नहीं? या अनुराग भदौरिया एक प्रोमिनेंट चेहरा समाजवादी पार्टी में है कि नहीं है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं? ये बीजेपी कह सकती है, लेकिन एक ही तो उतना ही सम्मान, उतनी ही इज्जत है, और उतनी इज्जत है तभी यहाँ बैठा हूँ। पार्टी इज्जत नहीं देती तो शायद यहाँ बैठने का मौका नहीं मिलता, या विपक्ष के नेता, अपोजिशन नेता माता प्रसाद पांडे जी नहीं होते। ये तो अपनी जगह, और फिर ए में आधी आबादी भी है। आज देखिए, अगर 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो 4 हमने आधी आबादी को दी है। तो हम तो सम्मान कर ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या पीडीए का सम्मान कर रही है? क्या पिछड़ों का सम्मान कर रही है? क्या दलितों की बात कर रही है? क्या पिछड़े अगड़ों की बात, आधी आबादी की बात कर रही है? क्या संविधान सम्मत बातें हो रही हैं? वो तो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो संविधान में कभी कहा ही नहीं गया। नफरत के नाम पर राजनीति हो रही है, जो हम कभी इसको बढ़ावा नहीं देते। हम तो समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं कि समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको भी मुख्य धारा में शामिल करना है। सामाजिक न्याय की बात है। इसमें मैं आपकी पार्टी लाइन से इतर एक सवाल पूछा। आपने कई सारे नाम गिनाए, एक नाम और नहीं गिनाया आपने, उदयवीर सिंह का। वो भी बहुत प्रोमिनेंट चेहरे हैं आपकी पार्टी के। एक आरोप लगता है अखिलेश यादव पे, आपकी पार्टी। अखिलेश यादव बात तो पीडीए करते हैं, लेकिन जो उनकी कोठरी है, जो लोग समाजवादी पार्टी को डिसाइड करते हैं, वो सभी अगड़े। अभी तो आप कह रहे ए है नहीं, तो मैं यही तो अभी कह रहा हूं अभी ए है, तो यही तो मैं जानना चाहता हूं कि भाई ये क्या ये तो आप बताइए ना भाई। क्यों उनके साथ ये है ना, पूरी तरह से सभी ये है। और सबसे बड़ी बात है, अखिलेश यादव जी बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही समझदार नेता हैं। वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। उनके जो फैसले, जो डिसीजन उनके होते हैं वो अपने होते हैं। वो किसी से प्रभावित होकर नहीं लेते हैं, वो पार्टी का हित देखते हुए लेते हैं।
अनुराग जी, आजकल एक बड़ी जिज्ञासा लोगों में है कि अखिलेश यादव के ट्वीट्स कौन लिखता है या कौन सजेस्ट करता है उन्हें। बड़ी कविताएं, बड़े इनक्रिप्टेड किस्म के ट्वीट्स। अखिलेश यादव जी के बारे में मुझे लगता है कि सबको जानना चाहिए। अखिलेश यादव जी की दो चीज़ें जो हम लोग, चूँकि हम लोग बचपन से इसलिए जानते, एक, वो हमेशा नवरात्रों का उपवास, आज से नहीं, जब से मैं उनको जानता हूँ तब से रखते हैं, लेकिन इसको कभी हाईलाइट नहीं करते। दूसरा, वो सोने के पहले जब वो सोने जाते हैं 1 से 1.5 घंटे वो किताबें पढ़ते हैं। ये हमेशा की, आज की नहीं है। वो अगर चूँकि वो हमेशा से अर्ली राइजर हैं, वो 4:30 पौने 5 बजे उठने वाले हैं। ऊपरी फैमिली की आदत है, नेताजी भी उठते थे, ऊपरी फैमिली, तो उनकी भी आदत है सुबह उठने की। तो वो इसलिए जब भी जल्दी सोने जाते हैं तो वो अपनी किताब लेके वो 1.5 घंटे कम से कम, और उसको अपने नोट में रखते हैं, और उसके हिसाब से उनके जो ट्वीट्स होते हैं, जो उनकी बातें होती हैं, वो अगर आप ट्वीट्स किसी से लिखाएंगे या उनकी बातें किसी से लिखाएंगे तो जब आप मंच पे बोलेंगे तो हड़बड़ा जाएंगे। आपने देखा होगा जब मंच पे बोलते हैं या जब वो इंटरव्यू देते हैं आपको, या आपकी प्रेस करते हैं, तो उनके शब्द अपने होते हैं ना। तो वो चूँकि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको शब्दों का ज्ञान है। चूँकि वो गाँव में रहे ना, तो व्यक्ति जो गांव में रहा है और शहर में फिर आए, तो गांव और शहर के बीच का ब्रिज जो बहुत अच्छी तरह बनाया है, कि गांव और शहर के बीच का ब्रिज अगर बनाने की क्वालिटी किस में होगी, जो गांव में भी रहा होगा और शहर में भी रहा होगा, वो ब्रिज बनाता है। इसलिए उनकी हाजिर जवाबी, उनका बोलने का तरीका, या वो जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो अपने ही उनके आइडिया होते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं दे सकता, वो खुद अपने दिमाग से चलते हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी आपकी दोस्त है कि प्रतिद्वंद्वी है? अभी हम सब गठबंधन में एक साथ हैं, राष्ट्र को बचाने के लिए साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन फिर क्यों हर बार जब भी चुनाव होता है तो टिकट बंटवारे को लेके हर जगह पे खींचतान देखने को मिलती है? कोई खींचतान देखने को नहीं मिलती है, इतनी बड़ी पार्टियां हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हो सकता है हम फ्रेंडली भी लड़ लेते हैं, हम कभी वो नहीं लड़ते किसी जगह पे, जैसे यूपी में हम 9 सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन कोई झगड़ा नहीं है। क्या कांग्रेस ने कहा कि कोई झगड़ा नहीं, है? लेकिन टिकट बंटवारे से पहले तो लगातार हम देख रहे थे 5 टिकट कांग्रेस मांग रही थी। पार्टियां हैं, मजबूत पार्टी हैं, मजबूत दलों का गठबंधन है, मजबूर दलों का नहीं है। बीजेपी में मजबूर दलों का गठबंधन है। यहाँ निषाद जी 4-4 दिन लेटे रहते हैं, उनको 1 सीट तो क्या आधी सीट भी नहीं मिलती है, और बेचारे अपने आप ही वापस लौट जाते हैं, कुछ एक शब्द बोल भी नहीं पाते हैं। यह मजबूत हैं, अपनी बात एक दूसरे से कह सकते हैं, लोकतंत्र है हमारे गठबंधन में। हमें जो अच्छा लगेगा बोलेंगे, जो बुरा लगेगा वो भी बोलेंगे। वहाँ जी सर वाला जो एनडीए में है, जी सर वाला नहीं है। वो एक दूसरे की अपनी मजबूती से बात रखते हैं, उसको आप लोग बनाते हैं बातें। वो जो कुछ लोग इंतजार कर, अरे देखो हो गया, गठबंधन में झगड़ा हो गया, देखिए किस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए एयरपोर्ट पे मिले थे 2 नेता, एयरपोर्ट पे मिले तो उन्होंने एक दूसरे से नज़र नहीं मिलाई। अगर मान लो नज़र मिला लेंगे, एक दूसरे से नज़र मिलाई लेकिन एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। अगर 2 नेता हाथ मिला लेंगे, हाथ मिलाया इंडिया गठबंधन के 2 नेताओं ने, लेकिन गले नहीं मिले, देखिए इनके कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज में बात आ रही है। फिर अगर गले मिल लेंगे, गले मिले लेकिन किस तरह से मिले, देखिए इस तरह से कोई गले मिलता है क्या? देखिए ब्रेकिंग लेके उसको क्लोज लगा के लगाएंगे। गले मिले, थोड़ी सी सांस रह गई थी, देखिए पूरी तरह से गले नहीं मिले। अगर पूरी तरह से मिलेंगे दोनों गठबंधन के नेता, अरे पूरी तरह से मिले, लेकिन मिले तो जरूर, उनके पास वक्त था लेकिन चाय नहीं पी। अगर मान लो बैठ के चाय भी दोनों नेता पी लेंगे, ब्रेकिंग में देखिए चाय पी लेकिन समोसा नहीं खाया। कमाल की बात है, ये 2 नेता मिले, आपस में कोई बातचीत नहीं हुई, चाय पी के चले गए। अगर समोसा खा लेंगे, समोसा खाया लेकिन वहां नमकीन नहीं थी। क्या वजह है कि वहां नमकीन नहीं थी? नमकीन नहीं थी तो मीठा क्यों नहीं आया? क्या आपस में मिठास नहीं है? वहां रसगुल्ला देखने को नहीं मिला? रसगुल्ला नहीं है, नमकीन है। इसके मतलब इन दोनों में कुछ नमकीन, मतलब कुछ कड़वाहट चल रही है। रसगुल्ला क्यों नहीं था बताइए? अब ब्रेकिंग न्यूज में रसगुल्ला चल रहा है। अब सवाल यह है कि भाई इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता, बट एनडीए गठबंधन का देखो, टिकट भी नहीं मिलती है, बातचीत भी नहीं होती है, एनडीए गठबंधन की मीटिंग भी नहीं होती है, अपना ही आप तय बीजेपी कर लेती है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। आप देखिए वहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग तरह से, आप अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आमने सामने भी कई सीटों पे लड़ रहे हैं, कोई चर्चा नहीं है। हमारी देखिए रसगुल्ले तक की चर्चा आपको देखने को मिल जाएगी, रसगुल्ला नहीं था। अब बताइए कहाँ से लाएं रसगुल्ला? नहीं तो आप अगली रील जो है, आपने खेत में घास काटते हुए घोड़े पे बहुत सारी रील्स बना ली, अगली रील आप किसी स्टूडियो में बैठ के टीवी एंकर की बनाई है। टीवी एंकर ऐसे बात करते हैं, ऐसे ही होता है। नहीं, देखिए कमाल की बात है। अगर मान लो कई बार तो ऐसा होता है कि हम कुछ जैसे सवाल पूछते हैं, अब सवाल पूछा तो कम से कम आप मुझे 20 सेकंड तो देंगे ना। 20 सेकंड भी नहीं मिलता,
मैं तो बोला मैं सोच रहा था, सोच रहे थे, देखो देखो सोच रहे थे, नफरत सोच रहे थे, नफरत सोच रहे थे हमने कि नहीं, मैं सोच रहा था कि नफरत की राजनीति कमाल है, समाजवादी पार्टी नफरत की राजनीति करती है, ये कैसे हो सकता है। अरे मैंने कहा बोलने तो दो मुझे, नफरत की राजनीति नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं इस देश में नफरत की राजनीति हो रही है। भैया 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 वर्ड आ गया, भैया, अरे भैया नहीं है यहाँ, भाईगिरी नहीं चलती, अब भाईगिरी खत्म हो गई, अब यहाँ भाई साहब गिरी चलती है। भाई साहब कैसे हैं, कमाल है भैया, एक शब्द बोलो उधर से अंकल चिल्लाने लगता है, शब्द को लेके भागता है, जैसे ना भाग जा रहे हैं। गांव में आपने देखा हो, कभी कभी गांव में आप देखते थे, हम लोग जब एक दूसरे के साथ खेलते थे तो आलू को जब अलाव जलता था ठंड में ना, तो आलू को अंदर डाल देते अलाव के अंदर, और सब लोग बैठ के सेकते रहते थे, गांव घर की बात करते रहते हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, सब ऐसे नहीं हाथ हाथ सेक रहे हैं, आलू अंदर है, उसमें से एक आस्ते से कोई आलू निकालेगा और चुपके से चुरा के जो भागता है ना, चुपके चुपके जाता है, चोर की तरह भागा चला जाता है, वो जानने नहीं देता है। ये हालत आजकल हो गई है कि मैंने शब्द बोलो लेके भागते हैं। अरे लेके कहाँ भाग रहे हो भैया, अभी बोलने तो दो पूरा। तो ये एक नैरेटिव जो बनाया जाता है हर चीज़ की जिम्मेदारी विपक्ष की है, सत्ता पक्ष का जो नहीं कर पा रहा है काम वो भी हमारी जिम्मेदारी, और जो विपक्ष की वो भी हमारी जिम्मेदारी। एक नया आपको नहीं देखने को मिलता, कुछ नया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपका तो बहुत निष्पक्ष है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जिस तरह की बातें होती है, देखिए और रसगुल्ला ही खोज रहे हैं, बताओ रसगुल्ला नहीं था, सोचो आप। अच्छा, एक सवाल और कि अभी अखिलेश यादव आज़म खान जी के घर पे गए थे और उस पर फिर लोगों ने सवाल उठाए कि साल भर से याद नहीं आई अखिलेश यादव को, अब चुनाव है, मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, इसलिए अखिलेश यादव को याद आई, और ये एक पॉलिटिकल मूव है उनका, ये कोई वो भलमनसाहत नहीं है, एक पॉलिटिकल मूव है, इस तरह की बातें लोगों ने। एक गाना था ना, छोड़ो उनकी बातों को, उनका काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे ही, उनका काम ही कहना है, करना नहीं है कुछ भी। अरे भाई हमारे नेता हैं, हम उनके घर जाएं, वो हमारे घर आए, हम उनसे मिलें, हम उनसे बातें करें, कमाल है। इतना ही प्रेम है तो भैया छुड़वा दीजिए, हम तो उनसे यही कहते हैं, कमाल है ना। कुछ आखिरी सवाल लेते हैं अनुराग भदौरिया जी। एक सवाल आपके जीवन से और जुड़ा हुआ है। पुलिस खोज रही थी अनुराग भदौरिया को, गायब हो गए थे बहुत दिनों बाद और यूपी तक पे ही सबसे पहले दाढ़ी वाढ़ी बढ़ा के नजर आए थे, क्या हुआ? और कहा यह गया कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस से अनुराग भदौरिया डर गए। अब देखिए क्या है, कैसे इस बात को बोला जाए। मैं तो बस इतना कहूँगा कि राजनीतिक जीवन में इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती जाती रहेंगी, लेकिन आप सच्चे हैं, स्वच्छ हैं, सत्य हैं, तो सत्य तो हमेशा जीतता है। इस तरह की कुछ झूठी कुछ बातें बना ली जाती हैं, अपने हिसाब से गढ़ ली जाती हैं, यही आजकल दुर्भाग्य है कि कई बार क्या होता है कि आप इसके लिए किसको दोषी ठहराएं। सिस्टम को ही दोषी ठहरा सकते हैं कि हम आप जैसे लोग जो सिस्टम में हैं वही उस बात को इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बढ़ाते हैं, तो फिर वो बात बढ़ती नज़र आती है। फिर जब सच्चाई आती है तो पता चलता है उतना कुछ था नहीं। तो ये चीज़ें तो देखो राजनीति में चलती रहेंगी। अब इस चीज़ों का तो मुझे लगता है कोई जवाब क्या देगा, कोई राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, आप जानते ही हैं। तो कुछ रैपिड सवाल पूछ लेते हैं आपसे। हाँ। सवाल मेरा ये है कि अगर दो लोगों में आपको चुनना हो तो किसे चुनेंगे, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ? दो लोगों में? हाँ, किसी एक को चुनना। मुझे तो दोनों तरफ जाना ही नहीं, जिस गली नहीं जाना हो चुनने की ज़रूरत कहाँ है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं आप कि संवैधानिक पद पे दोनों लोग बैठे हुए हैं, और जो लोग संवैधानिक पद पे बैठे होते हैं तो ये पूरे देश की समाज की जिम्मेदारी होती है कि संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के प्रति भाषा की मर्यादा और उनके लिए शिष्टाचार और सम्मान होना चाहिए। अगले प्रधानमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ? अगले प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। राहुल गांधी नहीं बनेंगे? अखिलेश यादव जी तय है? तय है। जो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ पे वो 43 सीटों पर पहुँचे हैं, आने वाले दिनों पे वो 75 सीट भी वहाँ से जीतेंगे, तो जाहिर सी बात है नंबर उनके साथ होगा, फिर और जगह पे भी नंबर कुछ आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। अजय राय या अविनाश पांडे? किस चीज़ में? किससे ज़्यादा अच्छी आपकी बातचीत है, अजय राय या अविनाश पांडे? मेरे तो पाल साहब हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनसे मेरी ज़्यादा बातचीत है। तो आपने सारे सवाल डक ही कर दिए हैं।
फिलहाल कैसी लगी बातचीत आपको हमारे साथ? देखिए हमारा क्या है कि हम तो ऐसे ही बतकई वाले मस्त मौला वाले इंसान हैं। मुझे तो जहाँ चार यार मिल जाते हैं वहाँ दिल की बातें होने लगती हैं। बट चूँकि आपने कैमरे लगा रखे थे तो दिल की बात कुछ वैसी भी निकली होगी और कुछ उसमें से आप ऐसा निकाल ही लेंगे कि जहाँ कुछ ट्रोल करने के लोगों को मौका मिल जाए। लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बतकही में बड़ा मज़ा आया बतकही करने में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इस तरह की बातें। तो मुझे तो बहुत आनंद आया और बहुत अच्छा लगा और ये वाकई शो अच्छा है। इस तरह की बतकही अगर और 2-4 लोग करीब आके बैठ के करते तो बतकही और मज़ा आता, क्योंकि फिर वो आई कांटेक्ट होता है ना, तो मैं आँखें पढ़ के बोल सकता था, क्योंकि हम लोग थोड़े भी दिमाग से कैमरे की भी थोड़ी मर्यादा है। हाँ, कैमरे की मर्यादा में ही तो सब दिक्कत है। ये कैमरा ही है जो सब कुछ हम हर व्यक्ति को बांधे हुए है, और वही कैमरे के माध्यम से कुछ लोग उसका जो गलत इस्तेमाल करते वो भी ठीक नहीं है। जो मैं आपसे कह रहा था कि रसगुल्ला नहीं मिला, तो आपको अगर कहीं से रसगुल्ला मिल जाए एयरपोर्ट पे तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बतकही में रसगुल्ला गया है छूट। हमारे पास भी नहीं, वरना हम आज आपको रसगुल्ला खिला के क्योंकि आलू तो लेके कोई अलाव से भाग गया है, लेकिन रसगुल्ला गया है छूट, इसलिए मिठास बनी रहनी चाहिए। रसगुल्ला जरूर आप याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया जी आपका। फिलहाल यूपी तक के दर्शकों से एक अपील है कि आप यूपी तक को सब्सक्राइब करें और देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।